तो हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। और यह जो टॉपिक है आपका वह आपके यूपीएससी एवं बीपीएससी एवं अन्य जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है उसके काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इवन जो यूपीएससी है उसके लिए यह जो है एक प्राइम टॉपिक है ना, उसका यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक के रूप में हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी को देखते हैं। रीज़न क्या है कि कंटिन्यूस इवॉल्व कर रहा है। जब से हमें इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला था या जब से इसका शुरुआत हुआ, बिगिनिंग हुआ, उस समय से हमेशा ये कंटिन्यूस जो है इसमें इवोल्यूशन होते रह रहे हैं। ठीक है। यह कारण है कि हमें यह जो टॉपिक है हमेशा सेंटर में देखने को मिलता है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक का। तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ मैनिपुलेशन ऑफ sorry so it is a branch of science that deals with manipulation of living being or their body parts by the use of technology। ठीक है। यानी कि यह एक साइंस का ऐसा हिस्सा है जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जीवित जो जीव जंतु है या प्राणी है उनके उनके या फिर उनके अंगों के अंदर किसी तरीके का जो है बदलाव करके, और बदलाव कैसे करके, तो टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी जो है उसकी सहायता लेकर यहाँ पे जो जीव जंतु है उनके या फिर उनके किसी बॉडी पार्ट्स में बदलाव किए जाते हैं। और बदलाव करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिल सके। तो हमें जैसा फूड चाहिए, हमें जैसा वैक्सीन चाहिए, जैसा मेडिसिन चाहिए, जैसा मिल्क, मीट, फॉडर, इटीसी, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग उससे प्रोड्यूस करा पाए। ठीक है। इसका जो है हमारे जीवन पे इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस दोनों जो है हमें वो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो इसे कहने के सर्विस ऑफ मैनकाइंड के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। यानी कि जो मानव सभ्यता है उसकी सेवा के रूप में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन को रिपीट कर लेंगे। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग बींग और देयर बॉडी पार्ट्स बाई द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी in order to get desired result in the form of food, vaccine, medicine, milk, meat and fodder and etc. ठीक है। which has economic and social significance that works in service of mankind। ठीक है। तो यह डेफिनेशन हो जाता है बायो टेक्नोलॉजी का। साधारण भाषा में अगर हम इसे कहें तो बेसिकली यहाँ पे बायो क्या है, बेसिकली बायो यहाँ पे जो है वो इंडिकेट करता है बायोलॉजी से। ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है वह साइंस या फिर इंजीनियरिंग को डिनोट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हम लोग टेक्निक की हेल्प लेके कहीं ना कहीं हम लोग कुछ इस तरीके का चेंज करते हैं जिससे कि हमें जिस तरीके का बदलाव चाहिए उसे हम लोग यहाँ पे उसे प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो यही आपका बायोटेक्नोलॉजी है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल जो एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी का, तो जैसे कि हम लोग हमारे घर में जो दही खाते हैं तो दही कैसे जमता है, वो फर्मेंटेशन होता है। ठीक है। तो जो आपका ये जो प्रोसेस है ये भी कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जो ब्रेड बनता है, बनते आ रहा है पहले समय से। इंडियन तो जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें तो इसका ट्रेडिशन नहीं था, बट जो यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रेड हमें देखने को मिलता है जो कि वहाँ से यहाँ अब जाके भारतीय कल्चर में कहीं ना कहीं मर्ज हो चुका है, तो वह भी वो जो फॉर्मेशन बेसिकली फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो बनता है वह भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बायोटेक्नोलॉजी का ही कॉम्पोनेंट है। ठीक है। अब हम उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो अगर हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसे दो पार्टों में बांटा जाता है। एक होता है कलर कोड या फिर टाइप, और दूसरा होता है जीन। ठीक है। तो कलर कोड में बेसिकली हमें देखने को मिलता है रेड बायोटेक जो कि हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, वाइट बायोटेक जो कि इंडस्ट्री या फिर बायोफ्यूल्स इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ग्रीन बायोटेक जो है आपका वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ग्रे बायोटेक जो है वह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, येलो बायोटेक फूड से रिलेटेड है, एंड जो डार्क बायोटेक है वह बायोलॉजिकल वेपन्स और बायोटेररिज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो टाइप है इसका वह है जीन। तो जीन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें होता है एक नॉन जीन बायोटेक और एक होता है जीन बायोटेक। तो नॉन जीन बायोटेक का एग्जांपल होता है आपका जैसे कि फिंगरप्रिंट है आपका या फिर टिश्यू कल्चर हो गया। यह जो है आपका नॉन जीन थेरेपी के इसमें जीन हम लोग का यूज़ नहीं करते डायरेक्ट, मतलब जीन डायरेक्ट निकालते नहीं। ठीक है। इसके अलावा जीन बायोटेक में क्या आता है आपका, तो यहाँ पे आ जाता है बेसिकली
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी एंड ह्यूमन, यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पार्ट कट चुका है, और इसके अलावा एक और जो पार्ट है आपका यह हो जाएगा RDT, ठीक है। तो यह जो कुछ क्लासिफिकेशन है जो आपका वो जीन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो RDT है उसे हम यहाँ पे आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कलर कोड के बेसिस पे इसका जो आपका सब टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहला सब टाइप क्या है हमारा, रेड बायोटेक। तो रेड बायोटेक जो है आपका हुआ हेल्थ या मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बस तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट फोकस ऑन मेडिकल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ड्रग डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक, जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। तो इन सब चीज़ों में जो है आपका रेड बायोटेक का जो मुख्यतः योगदान हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेडिसिन और जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इसका यूज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इट एक्सप्लोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी टू एड्रेस डिजीज एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका आपका, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन हो जाएगा पहला एग्जाम्पल आपका। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जीन थेरेपी, थर्ड एग्जाम्पल है आपका बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जो वैक्सीन है, सबसे पहले वैक्सीन क्या है बेसिकली, तो रिसेंटली क्या है कि आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो वैक्सीन पहले है होता क्या है, ठीक। तो वैक्सीन बेसिकली क्या है कि जो भी आपका एंटीजन जो है आपका, या फिर जो भी वायरस आप कभी मान लीजिए आउटब्रेक करता है, जैसा रिसेंटली कोविड-19 आपका जो वायरस है वह आउटब्रेक हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि जो मेन जो डिजीज़ काउजिंग जो वायरस होता है आपका, वो क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसमें म्यूटेशन का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई होता है, वो काफ़ी स्पीड से फैलता है। जबकि वैक्सीन में क्या किया जाता है, उसी जो वायरस है उसे लेके उसे वीक किया जाता है और काफ़ी लेस क्वांटिटी में उसे बॉडी में इंसर्ट करते हैं दोबारा, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वह बेसिकली सेंसिटाइज हो जाता है उस वायरस से, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो बॉडी में जब से इंसर्ट किया जाता है तो हमारा जो बॉडी है बेसिकली क्या करता है, आपका जो एंटीबॉडी जो है आपका हुआ यहाँ पे रिलीज़ करता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होता है कि आपका वो तो थोड़ा बहुत काफ़ी कम क्वांटिटी में वहाँ पे डाला जाता है वायरस को। तो क्या होता है, कुछ वायरस को वो किल करता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो बॉडी में ही आपका वो बेसिकली अवेलेबल रहता है। और जब एक्चुअल में जब आपका हाई कैपेसिटी में आपका जब कोई वायरस अटैक करता है, जो एक्चुअल वायरस रहता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है आपका, जो एंटीबॉडी है वो बॉडी में रहता है और वह इन वायरस से फाइट करता है, में बचाता है कहने के इन्फेक्शन से। तो यह जो है बेसिकली वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। उसी में हम देखते हैं यहाँ जो mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी है, जो कि आपका जो फाइजर एक US बेस्ड कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पे सबसे पहले बनाया जाता है कोविड-19 के आउटब्रेक में, ठीक है। और उसका जो आपका रिजल्ट होता है कि जो ग्लोबली जो है ना आपका काफ़ी ज़्यादा जो मोर्टेलिटी है वह कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कम देखने को मिलता है, मोर्टेलिटी से हमें बचाता है। लगभग 2.5 मिलियन लोग जो है उनके जो जान है वह इस वैक्सीन के हेल्प से बचाई गई। और इसका जो एक्यूरेसी है देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 90% के आसपास इस जो mRNA वैक्सीन बनाया गया था इसके द्वारा इसका एक्यूरेसी था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। तो जीन थेरेपी जो है आपका इसमें क्या होता है बेसिकली कि कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका कैस्पर-Cas9 एक टेक्निक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे जो है रिमूव किया जाता है इसके सहायता से। कैस्पर-Cas9 क्या है, एक सीजर की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक है। सपोज आपको मैं आपको ये कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ एक्सप्लेन करके। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जैसे कि आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है किसी ह्यूमन के अंदर, ठीक है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, जो कि आपका जेनेटिकली एक पेरेंट से लेके जो आपका ऑफस्प्रिंग है या चिल्ड्रन है उनके अंदर ही ट्रांसफ़र होता है। सिकल सेल एनीमिया हो गया एक। सिकल सेल एनीमिया होता है क्या बेसिकली, जो क्लबिंग ऑफ RBC। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है उसका शेप जो होता है वह सर्कुलर होता है, ठीक है। और हमने जो एल्पेनलिबे चॉकलेट खाया था बचपन में उसकी तरह ये दिखता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका दोनों साइड से बीच बिल्कुल राउंड रहेगा और बीच में थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से उसमें हल्का गड्ढा होता है, वैसा ही दिखता है नॉर्मली हमारा जो रेड ब्लड सेल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो सिकल सेल एनीमिया होता है उस स्थिति में क्या होता है कि आपका जो रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है, ठीक है,
वह क्या होता है कहीं ना कहीं सिकल की तरह हो जाता है, सर सिकल के, ठीक है। इससे क्या होता है, ये गुच्छा में बन जाता है और क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है उसे ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है बेसिकली, सिकल सेल एनीमिया जो है एक तरह का, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो कैस्पर कैस9 जो आपका प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो जीन है उस जीन का वह पार्ट जिसमें जो कि इस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ब्लड सेल को बेसिकली आपका डेवलप करता है, तो उस ट्रेट को या फिर क्लॉटिंग जो है ब्लड सेल में, या फिर जो सिकल सेप जो बनाता है, तो वैसे जो ट्रेट्स होते हैं, तो उस जैसे डीएनए क्या है बेसिकली, आपका डीएनए के अंदर आपका बहुत सारे जो ट्रेट्स है, ठीक है। तो ट्रेट्स क्या होता है, ट्रेट्स में बेसिकली कि हर एक जो आपका डीएनए का पार्ट है वह किसी न किसी सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोज जैसे आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिनका कोई पार्ट। तो क्या है कि यहाँ पे वैसा पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, उस पार्ट को यहाँ पे कहीं कहीं या फिर उसका सेप बिगाड़ रहा, सिकल सेप जो बना रहा था कुछ पार्ट जीन का, उसे कट करके यहाँ से हटाया जा सकता है, और वहाँ पे जो हेल्दी जो आपका ब्लड सेल है आपका, उसे यहाँ पे उसका जो पार्ट है उसमें वहाँ पे इन्वॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके इसका हेल्प करके कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें जो मॉर्टेलिटी है वह 90% के आसपास यहाँ पे कम किया गया है इस थेरेपी का यूज़ करके। कौन से थेरेपी का, तो कैस्पर कैस9 जो आपका थेरेपी है उसका हेल्प करके, ठीक है। उसका हेल्प से जो कैस्पर कैस9 जो थेरेपी है क्या है, बेसिकली सीजर की तरह काम करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार जैसा एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से कैसे काम करता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे जैसे ये जीन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली सपोज यहाँ का यहाँ से यहाँ तक के ये पार्ट है आपका, यह रिस्पॉन्सिबल है सपोज आपका जो उसमें सिकल जो सेप बन रहा है उसके लिए जीन का। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैस्पर कैस9 जो टेक्नोलॉजी है उसका हेल्प से क्या होता है यहाँ पे कि इसका ये जो दो पार्ट है इसे कट कर दिया जाता है, और यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, या तो आप कट करके इन दोनों को आपस में मिक्स कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे तो किसी दूसरे जो आपका डीएनए है उससे जो हेल्दी ट्रेट है उसे लेकर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो हेल्दी जो आपका डीएनए है उसका जो फीचर्स है वो इस वाले डीएनए में आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली इसको कट करके कैस्पर कैस9 की जो आपका प्रोसेस है उससे इसे कट करके यहाँ पे क्या होता है, जो हेल्दी पार्ट है दूसरे डीएनए का उसे यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है, तो जिससे कि आपका जो प्रोसेस है पूरा वो फिर से कंटिन्यू हो जाता है, और जो भी चैलेंजेस बॉडी फेस कर रहा होता है वो रिजॉल्व हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसी में यहाँ पे दो और चीज़ें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें दो चीज़ देखने को मिलता है, जैसे जीन जब हम लोग बात करते हैं तो जीन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका जीन एडिटिंग, ठीक है, और एक होता है आपका बेसिकली जीन एडिटिंग जो हम लोग करते हैं यहाँ पे जीन एडिटिंग, ठीक है। तो जीन एडिटिंग में हमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका जीन अल्टरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जीन मॉडिफिकेशन में क्या होता है हमें देखने को मिलता है, और अल्टरेशन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है आपका कि इसमें जैसा कि आपको बताया मैं ऑलरेडी कि जैसे इसमें जीन है, ठीक है, तो इसका जो कुछ ट्रेट्स है, ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो हमें क्या मान लीजिए किसी एक हमें पता कि ये जो ट्रेट है, यह जो पार्ट है यहाँ से इतने यहाँ तक का वह डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें कि हम लोग इसका जो ये मान लीजिए डिसफंक्शनिंग ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो इन दोनों पार्टों को क्या करें कि दो ऑप्शन रहता है हमारे पास। एक क्या किया जाता है कि इसे हम लोग कैस्पर कैस9 की हेल्प से इसे कट करेंगे पहले, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कट करेंगे, और उसके बाद ये जो कटा हुआ पार्ट इसको हटाने इस पार्ट को हटा के और इसको आपस में फिर से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, इस वाले में क्या करेंगे हम लोग, जो दूसरा जीन है उसका जो पार्ट है उसे यहाँ पे इसको कट कर हटाएंगे, और यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ पे रख के फिर से इसको स्टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मॉडिफिकेशन यानी कि हम लोग यहाँ पे जो बाहर से कुछ दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। जबकि जो
जीन आपका अल्टरेशन होता है उसमें क्या होगा, सिंपल हम लोग जस्ट जीन को यहाँ पे कट करेंगे और कट करने के बाद इन दोनों पार्ट उसको हटा के बाकी पार्ट को वैसे ही वहाँ पे स्टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीन अल्टरेशन, ठीक है। जबकि जीन मॉडिफिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो फॉरेन आपका जो डीएनए का पार्ट है किसी दूसरे डीएनए का, उससे यहाँ पे इन्वॉल्व करना वो कंपलसरी होता है, तभी उसे हम लोग मॉडिफिकेशन के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है वह हमें देखने को मिलता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोग जो है इसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे यहाँ पर हम कुछ पार्ट को कट करके रिमूव करके फिर दूसरे किसी जीन का पार्ट हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं अगर, तो उसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है क्या, जैसे होता है आपका बीटी कॉटन हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इस वाले पार्ट में जो अल्टरेशन होता है इसमें हम लोग जीन साइलेंसिंग का यूज़ करते हैं, यानी कि बस जो पार्ट में दिक्कत है उसे हम लोग हटा दिए, उसकी जगह पे कुछ दूसरा रिप्लेस नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो ये जीन साइलेंसिंग जो है वह जीन अल्टरेशन का पार्ट हो जाता है। और जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है आपका उस वो हमारा यहाँ पे हम इस पहले पार्ट में हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब हम लोग वापस बढ़ते हैं अपने स्लाइड की ओर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वह है बायोफार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो बायोफार्मास्यूटिकल्स जो है हमें उसमें बेसिकली मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ है उसका यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है आपका, तो यहाँ पे हमने जो जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमने जो जीन बनाया था, जो जीन का जो हमने कटिंग किया था, ठीक है। तो कटिंग करने के बाद जो हमें उसमें एडिशन किया, तो ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे जो आपका रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन है उसका यहाँ पे हमें हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो जीन का जो कटिंग होता है उसे हम लोग यहाँ पे फिर से ऐड या जो पेस्टिंग है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस में, ठीक है। जैसे कि आपका जो ट्रांसजुम्बा एक प्रोडक्ट है जिसका जो है यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है बेसिकली। तो इंडिया कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट कार टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ नेक्सकार-19, ठीक है। तो भारत जो है वह कार टी सेल थेरेपी जो है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रयोग स्टार्ट किया है और कैंसर को ट्रीट करने में यह हेल्प करता है, ठीक है। जो जिसका जो इफेक्टिवनेस है लगभग वह 70 to 90% के आसपास ये प्रभावशाली है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, ठीक है। और स्पेशली इसका जो यूज़ है वो हमें ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आपका अंडर वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम जो का अगर हम लोग यहाँ पे रोल देखें तो जब कोविड-19 आउटब्रेक होता है तो क्या होता है कि बहुत से ऐसे पुअर कंट्रीज़ हैं, स्मॉल कंट्रीज़ जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते मेडिसिन को, ठीक है, वैक्सीन को, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे कंट्रीज जो कि यहाँ पे अफोर्ड कर सकते थे उन्हें कुछ मतलब मिनिमम रेट पे उन्हें वैक्सीन अवेलेबल कराए गए, और वैसे कंट्रीज जो कि कैपेबल नहीं थे परचेस करने में या फिर काफ़ी फाइनेंशियली डाउन रिटन थे तो उन्हें कहीं ना कहीं फ्री में भी जो वैक्सीन जो प्रोवाइड कराया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और लगभग 100 कंट्रीज़ के आसपास यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा वैक्सीन सप्लाई किया गया था। कौन से वैक्सीन को सप्लाई किया गया यहाँ पे, तो कोवैक्सीन को सप्लाई किया गया था जो कि भारत बायोटेक के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ पे HPV वैक्सीन, ठीक है। तो HPV वैक्सीन क्या है बेसिकली, तो HPV वैक्सीन जो है आपका इंडिया के इंडिजिनसली डेवलप आपका सेरावैक वैक्सीन है, ठीक है। इसका काम क्या है बेसिकली, तो सेरावैक वैक्सीन जो है आपका वह यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर में। तो वुमेंस के अंदर ये जो डिजीज़ है यह काफ़ी कॉमन है और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो सर्वाइकल जो आपका सेरावैक जो वैक्सीन है उसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इस वैक्सीन जो है आपका इससे जो बेनिफिट है लगभग 70 बिलियन पीपल जो वुमेन्स हैं उन्हें आपका ये एनुअली बेनिफिट मिल रहा है जो सेरावैक जो वैक्सीन है HPV वैक्सीन उसकी मदद से। तो अब हम इसका कंक्लूजन पर आते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रेड बायोटेक्नोलॉजी हैज़ एनहांस डिजीज मैनेजमेंट, reduce healthcare cost, and strengthen pandemic preparedness. In that way, it aligning the objective of
SDG 3 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है आपका उसका एम जिसके अंदर जो कि प्रमुख एम है उसके अंदर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो उसे ये कहीं ना कहीं अचीव करने में हेल्प करता है हमारा। तो यानी जो रेड बायोटेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जो आपका जो रोग आपका देखा जाए तो जो रोग से लड़ने की जो हमारी क्षमता है उसे बढ़ाता है, जो स्वास्थ्य पे जो खर्च हो रहा है उसमें कमी लाता है, और जो महामारी या आपदा से बच की स्थिति में हमें कहीं ना कहीं पहले से प्रिपेयर रखता है। ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है कि हम लोग जो भारत का जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका 3, जिसका उद्देश्य है अच्छा स्वास्थ्य और सबका भलाई, तो उसे अचीव करने में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी RDT। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म बाय द यूज ऑफ रेक्टर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि यह क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए के 2 सेगमेंट को जोड़ा जाता है किसी अलग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, और उसमें रेक्टर का यूज़ किया जाता है और उसकी सहायता से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे कि आपका वैक्सीन हो गए, हार्मोन्स हो गए, पीटी कॉटन हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए, ह्यूमन इंसुलिन है, इसके अलावा गोल्डन राइस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है आपका निर्माण जो है वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया जब हम लोग जीन एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग करने के बाद जो टुकड़ा बचता है उसे ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट जो आपका प्रोटीन है उसके हेल्प से हम इसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर RDT। ठीक है, तो जो आपका रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें किन प्रमुख 3 चीज़ों के बारे में हमें जानना है या फिर किन उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सही ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करना होता है इसमें, और साथ साथ उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसकी हेल्प ली जाती है इसमें, और जो रिस्ट्रिक्शन आपका इंडोक्लोनस जो है आपका उसका यूज़ किया जाता है कटिंग में, और स्ट्रेन ऑफ डीएनए दोनों के बेसिकली दोनों केसेस में इसका जो यूज़ है वह किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है आपका उसका हेल्प किया जाता है ज्वाइंट करने में फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को, यानी डीएनए का जो टुकड़ा हम कटिंग करते हैं उसके कनेक्ट करने में दोबारा फिर हमें डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है उसका हेल्प हमें लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी है क्या बेसिकली, तो वाइट बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यह एक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे 2 नाम से जानते हैं, वाइट बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट यूजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि यह बायोटेक्नोलॉजी का वह हिस्सा है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स और बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल करता है और उसकी सहायता से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि आपका इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, और लंबे समय तक जो है आपका एक सस्टेनेबल मैनर में हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मेन एस्पेक्ट क्या है, तो मेन एस्पेक्ट अगर हम लोग बात करें तो यह है कि इट अप्लाइज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट टू इंडस्ट्री सच एज केमिकल, टेक्सटाइल, फूड एंड एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसमें ये उसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकली जो उसके नीड है उसे ये फुलफिल करता है। जैसे कि आपका केमिकल की जगह पे यहाँ पे हम लोग अगर बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस उसका इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग टेक्सटाइल में यूज़ कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उस केस में क्या होता है बेसिकली आपका यहाँ पे मिनिमम जो है आपका वेस्टेज होता है। ठीक है, और रेन्यूएबल जो रिसोर्सेज उसे भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर पाते हैं। इट इन्वॉल्व बायोकैटालाइसिस, फर्मेंटेशन एंड एंजाइम टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो वाइट बायोटेक्नोलॉजी है इसमें हमें 3 तरीके का चीज़ों का इस्तेमाल करने को मिलता है बेसिकली। तो पहला क्या है, बायोकैटालिस, दूसरा है फर्मेंटेशन एंड तीसरा एंजाइम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट फोकस ऑन रिन्यूएबल एंड रॉ मटेरियल इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली अगर रॉ मटेरियल की बात करें, चाहे जो कच्चा माल का बात किया जाए जिसकी सहायता से ये लोग जो उत्पादन करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे जो रिन्यूएबल है, यानी कि आप जैसे आप फिर से आप
प्राप्त कर सकते हैं, वैसे चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, ना कि पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम जैसे चीज़ों से बचते हैं और जो आपका रिन्यूएबल जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ताकि कम से कम जो वेस्टेज है वह देखने को मिले। इसके अलावा इसका जो प्रोडक्ट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट आता है हमें बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल में क्या क्या आता है, तो आपका यहाँ पे इथेनॉल देखने को मिलता है, हमें बायोडीजल देखने को मिलता है, जो कि हमें बेसिकली शुगर केन और जो कॉर्न है उसके स्टार्च से बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बायोप्लास्टिक है वह देखने को मिलता है, हमें बायोकेमिकल्स देखने को मिलता है और एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन वेस्ट रिडक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपका मोस्टली जो बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होता है कि मिक्स जो आपका मिनिमम जो है वो वेस्टेज होता है और कम से कम पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पे बायो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन किया जाता है शुगर केन और कॉर्न से। इसके अलावा बायोगैस बनाया जाता है एग्रीकल्चर वेस्ट से। ठीक है, साथ साथ जो एंजाइम्स बनते हैं उसका यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट्स में और पेपर में। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वाइट बायोटेक्नोलॉजी का, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, इट रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट है इट प्रमोट सर्कुलर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। नेक्स्ट है इट कंट्रीब्यूट्स टू द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी एंड मेक इन इंडिया गोल। ठीक है, तो भारत का जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का जो गोल है और मेक इन इंडिया गोल है, जो उससे दोनों गोल को यह कहीं ना कहीं फुलफिल करने में हेल्प करता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसका कंक्लूजन हमें यह देखने को मिलता है कि जो वाइट बायोटेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं एक वाइटल रोल प्ले करता है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए और रिप्लेसिंग हार्मफुल केमिकल प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हार्मफुल केमिकल प्रोसेस को हटाकर जहाँ पे जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो रिन्यूएबल मटेरियल्स है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो आपका प्रोसेस है उसका यहाँ पे हेल्प लिया जाता है। इट सपोर्ट इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग ग्रीन ग्रोथ, क्लीनर एनर्जी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मेकिंग इट एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यानी कि यह जो प्रोसेस है आपका ये कहीं ना कहीं वाइट बायोटेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करता है इंडिया के गोल को अचीव करने में, जिसमें कि आपका ग्रीन ग्रोथ है, क्लीनर एनर्जी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, सब चीज़ जो प्रमुख जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में यह भारत की सहायता करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ठीक है, तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम लोग बात करें तो इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इन एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल सेक्टर। ठीक है, यानी कि इट इज़ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल सेक्टर। ठीक है, तो यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेसिकली, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, तकनीक का इस्तेमाल करना है खेती और जो पर्यावरण है उस सेक्टर में। ठीक है, इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सॉइल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यूजिंग साइंटिफिक एंड जेनेटिक टेक्निक्स। ठीक है, तो बेसिकली कह रहा है कि इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है कि जो जो अनाज का उत्पादकता है उसे बढ़ाना, जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसे चेक करते रहना, उसे अच्छा सुधारना। इसके अलावा जो पर्यावरण है उसे कहीं ना कहीं बचा के रखना। ठीक है, कैसे बचाना है, तो साइंटिफिक और जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो है उसका हेल्प से। ठीक है, अब उसका मेन एस्पेक्ट्स क्या है, तो इसका मेन एस्पेक्ट है आपका इट इन्वॉल्व्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि जीएम जो क्रॉप्स है वह इसके कंपोनेंट हैं, जैसे कि हम लोग जीएम मस्टर्ड है या फिर बीटी कॉटन है, तो ये क्या है, कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उसके एग्जांपल्स हैं। इवन बीटी ब्रिंजल्स भी जो है वो ब्रिंजल जो है वह भी कहीं ना कहीं उस पर भी रिसर्च जो है वो चल रहा है अभी भी। ठीक है, उसके अलावा इट इन्हेंस क्रॉप रेजिस्टेंस, यानी जो भी आपका फसल है उससे कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है और जो विपरीत परिस्थिति में भी उसे खराब होने से बचाता है। ठीक है, तो किन किन चीज़ों से लड़ने में जो है सक्षम बनाता है पौधों को, तो वह है पेस्ट है, यानी कीड़े से, बीमारियों से, और प्राकृतिक स्ट्रेस होता है जैसे कि आपका मिट्टी में नमक ज़्यादा हो जाना या फिर सूखा पड़ना, तो उन सब स्थितियों में भी जो है जो पौधा खराब ना हो ऐसे
पौधों को जो है वो मॉडिफाई किया जाता है जीन एडिटिंग की हेल्प से, ठीक है। इट प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग थ्रू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। तो क्या करता है बेसिकली आपका एक संतुलित जो खेती है उसको ये करने के बढ़ावा देता है और में रोकता है कि हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो बायो फर्टिलाइजर्स है और बायो पेस्टिसाइड्स है उसका यहाँ पे हेल्प लेने के लिए हमें प्रमोट करता है बेसिकली। इट सपोर्ट्स सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड कार्बन सिक्वेंसेशन, ठीक है। तो इन सब महत्वपूर्ण चीज़ों में जो है आपका ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो है हमें हेल्प करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा। तो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी बताया आपको, डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है, यूज़ ऑफ रोजेबियम एंड एजिस्पेलियम एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे फॉर डिजीज फ्री एंड हाई एल्ड प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाइट्स और डिजीज फ्री प्लांट को पाने के लिए हमें क्या होता है कि हमें जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो राइजोबियम है और एजोस्पेरिलियम है उसका यहाँ पे सहायता लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी महत्वता की बात करें या इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट इंक्रीजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो आपका उत्पादकता है वो कृषि का बढ़ाता है। साथ ही साथ सस्टेनेबल जो खेती है वह हमें देखने को मिलता है इसकी सहायता से। इसके अलावा इट रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि जो वातावरण में जो गंदगी है उसे कहीं ना कहीं कम करता है और जो इनपुट कॉस्ट है वह भी कहीं ना कहीं कम करता है, लागत जो है किसानों का वो कम करता है। इट कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी एंड रूरल इनकम, ठीक है। तो अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं तो क्या होता है कि हमें जो फूड सिक्योरिटी है यानी अनाज की जो उपलब्धता है वो हमें सालों भर देखने को मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पे जो रूरल एरिया है वहाँ पे किसानों का जो इनकम है उसे भी बनाए रखने में हमारी सहायता करती है। तो अब हम इसका कंक्लूज़न देखते हैं। तो इसका कंक्लूज़न हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी प्रमोट्स इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसका पहला आपका जो हम लोग देखते हैं का जो कंक्लूज़न है वह निकलता है कि जो आपका इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वह प्रमोट करता है बाय इंटीग्रेटिंग। कैसे करता है, तो उसके अंदर जो है खेती बाड़ी में जो साइंस और इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है इन सब चीज़ों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करके। इट इन्हांसेस क्रॉप यील्ड, reduces dependence on chemical and ensures food and environmental security. It aligns with India's goal of sustainable rural and agriculture development. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हम देखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सब टाइप कौन सा है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें डार्क बायोटेक्नोलॉजी। तो जो डार्क बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है बेसिकली, तो डार्क बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डील्स विथ मिसयूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनिज्म टू डेवलप वेपन्स, हार्मफुल पैथोजेंस और टॉक्सिन्स फॉर वारफेयर और टेररिज्म, ठीक है। तो डार्क बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, तो यह एक ऐसा शाखा है बायोटेक्नोलॉजी का जिसमें कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, यानी जो जैविक आपका प्रक्रिया है उसका यानी कि दुरुपयोग करके वैसे जीव जंतु को बनाना है और उसे वेपन्स की तरह यानी हथियार की तरह इस्तेमाल करना है और जो उसका यूज़ जो है वह युद्ध में और आतंक फैलाने में करना है, ठीक है। तो इसे हम लोग डार्क बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सिंपल हम लोग इसे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे समराइज वे में देखें तो मीनिंग क्या है, तो मिस यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, ठीक है, यानी नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना। गोल क्या है, तो हार्म ह्यूमंस, एनिमल और इन्वायरमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो बायो वेपन्स है वो क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, तो बायो वेपन्स है जिसमें आपका बायोलॉजिकल जो इंग्रेडिएंट्स है या फिर वायरस है, पैथोजेंस है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लोगों को नुकसान पहुँचाने में। इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो हम बायो सिक्योरिटी की हेल्प से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ बना के हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इथिकल रिसर्च करना है जिससे कि वैसे रिसर्च पे हमें इन्वॉल्व नहीं होना जिससे कि जो मासेस है या फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उस पर खतरा आ जाए। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कोविड-19 का जो वायरस है आपका, जो कि वुहान सिटी जो है चाइना का, वहाँ से कहने के स्प्रेड होता है और पूरे देश में ये पूरी दुनिया में तबाही मचाता है। तो हालांकि अब ये कह पाना कि ये एज अ वेपन यूज़ हुआ कि नहीं ये तो कह पाना मुश्किल है, बट इस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है यह समाप्त होता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे अपने एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है।
So thanks for watching my YouTube video. Please do subscribe my YouTube channel, Gyan Darshan Bhairavi. Thank you.